हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। लेक्चर में हम लोग इसका क्या, इस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, इसके बारे में भी अच्छे से स्टडी करेंगे और साथ में उसका क्या मतलब है, इस थ्योरम का मतलब क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। इसकी क्या लिमिटेशन है, किस किस जगह ये यूज़ हो सकता है, ठीक है, किस कंडीशन में ये यूज़ हो सकता है, वो उसकी लिमिटेशन होती हैं। तो उसके बारे में और साथ में मैथमेटिकल प्रूफ, लास्ट में हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, द फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए over any closed surface S is equal to the volume integral of the divergence of vector field over the volume enclosed by the surface S। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इसमें आपको पता चलना चाहिए कि फ्लक्स क्या है, ठीक है, और क्लोज सरफेसेस मतलब क्लोज सरफेस में हम किस तरह के सरफेसेस की बात कर रहे हैं, डाइवर्जेंस क्या है, इन टर्म्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम फ्लक्स की बात करें, क्योंकि इस स्टेटमेंट को हम अभी समझेंगे, पहले मैं एक बार आपको फ्लक्स बता देती हूँ, डाइवर्जेंस बता देती हूँ, इन दोनों को मीनिंग एक बार आपको पता चल जाएगा, तो आपको ये थ्योरम का स्टेटमेंट समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। देखिए, अगर हम फ्लक्स की बात करें तो देखिए, अगर कोई वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड, तो वेक्टर फील्ड मैंने आपको समझाया था, एक अलग से लेक्चर भी बना रखे हैं कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम किसी एक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको एज अ फंक्शन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्पेस में जितनी भी इसकी बाउंड्री हैं कि इस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लिया आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, जब किसी चार्ज को आप स्पेस में रखते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और लाइंस आप ऐसे दिखाते हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम इससे दूर जाते चले जाते हैं, तब उस कंडीशन में ये पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी जो है वेक्टर फील्ड की वो पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम चार्ज से दूर चले जाते हैं तो इंटेंसिटी खत्म हो जाती है, और एक जगह ऐसी होती है जहां इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। दैट मीन्स कि उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्क नहीं करता है। ऐसी ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ करता है, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ठीक है ना। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसकी वजह से जो फील्ड बनता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो स्केलर फील्ड है। वो भी जैसे जैसे आप मास से दूर होते चले जाते हैं, किसी भी मासेसिव ऑब्जेक्ट से दूर होते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, उस फील्ड की इंटेंसिटी डिक्रीज होकर 0 हो जाती है। तो जहां तक ये फील्ड वर्क करते हैं वो उसका फील्ड होता है, जहां जिस जगह तक ये वर्क करेगा, ठीक है, तो वो उसका फील्ड है। तो हम बात कर रहे हैं वेक्टर फील्ड की। तो हमारे पास अगर एक वेक्टर फील्ड है, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि वेक्टर फील्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, और स्केलर फील्ड को लेवल सरफेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज तो मैंने आपको समझा रखी है पहले से ही। तो ये लाइंस ऑफ वेक्टर फील्ड हैं, अगर इनके पाथ में हम एक सरफेस रख देते हैं, ठीक है, अगर हम इस वेक्टर फील्ड के पाथ में एक सरफेस रख देते हैं, तो जितनी वेक्टर्स लाइंस जो ये हैं इस सरफेस से पास होती है वो उसका फ्लक्स होता है। यानी कि नंबर ऑफ मेजर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज नोन एज फ्लक्स। फ्लक्स समझ में आ गया आपको कि वेक्टर फील्ड की वजह से जो वेक्टर लाइन है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हो वेक्टर फील्ड को वेक्टर लाइंस की फॉर्म में, तो वेक्टर लाइंस जितनी भी सरफेस से पास हो रही हैं वो उसका फ्लक्स हो गया है। तो फ्लक्स आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम क्लोज सरफेस की बात करें। क्लोज सरफेस कैसे सरफेस होते हैं, जो पूरी तरह से बंद हो, जिनकी बाउंड्री क्लोज हो, और साथ में इस थ्योरम में उन क्लोज सरफेस की बात की है जो किसी वॉल्यूम को एनक्लोज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बॉल ले लें, ठीक है, बॉल जो है वो अंदर से वॉल्यूम को एनक्लोज कर रही है, कहीं से भी खुली भी नहीं है। अगर बॉल में आपने छेद कर दिया है, दैट मीन्स वे क्लोज सरफेसेस नहीं है। अगर आपने एक टायर लिया है, टायर कैसा होता है, इस तरह से, ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्लोज सरफेस है। लेकिन अगर आपने एक कोन लिया है, आइसक्रीम का कोन, तब उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है आपने देखा होगा वो खुला हुआ होता है, तो ये क्लोज सरफेस नहीं है। अगर आपने एक हेमिस्फीयर लिया है, तब उस कंडीशन में इसकी
ये वाला पोर्शन है, अगर ये खुला हुआ है तब उस कंडीशन में क्लोज सरफेस नहीं है। इन दोनों को क्लोज सरफेस उस कंडीशन में कहा जा सकता है कि इसके टॉप पे भी आप एक प्लेट से रख के इसको क्लोज कर दें, ठीक है, और इसके भी टॉप को जो सर्किल बनेगा उसको क्लोज कर दें, तो इस तरह की सरफेसेस को आप क्लोज सरफेस कहते हैं। और इस थ्योरम में क्लोज सरफेसेस की ही बात हो रही है, ओपन सरफेसेस आप इसमें थ्योरम में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपको समझना है डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस का भी मैंने लेक्चर बना रखा है फ्रेंड्स, तो वो भी आप अगर देखना चाहें तो पहले वो देख लीजिए। डाइवर्जेंस एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर फील्ड है, जो अभी मैंने आपको बताया है, इस वेक्टर फील्ड में अगर हम कोई वॉल्यूम रखते हैं, ये जो वॉल्यूम है ये बहुत ही छोटा है, ठीक है, ये केवल मैं आपको ड्रॉ करके बड़ा दिखा रही हूँ, बहुत स्मॉल सा नेग्लिजिबल वॉल्यूम है। अगर इसका वॉल्यूम टो है तो टो इज इक्वल टू 0। तो हमें इस पूरे वेक्टर फील्ड में अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालनी होती है, तब उस कंडीशन में हम उसके अराउंड एक वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम ड्रॉ करते हैं, और उस वॉल्यूम में आप इस फेस, इस फेस, इस फेस, इस फेस, ये आपने क्यूबॉइड टाइप या क्यूब टाइप का एक वॉल्यूम ड्रॉ किया है, तो हम हर फेस, 6 फेस होंगे इसमें, 6 फेसेस से पास होने वाला फ्लक्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ वाले फेस में कितना एंटर हो रहा है, यहाँ से कितना निकल रहा है, यहाँ से कितना एंटर हो रहा है, यहाँ से कितना निकल रहा है, यहाँ से कितना एंटर हो रहा है, यहाँ से कितना निकल रहा है। अब आप कहेंगे कि आपका ये जो सरफेस है इस पर तो कुछ भी एंटर नहीं हो रहा है, तो इससे ऐसे पास हो रहा है, इससे अब पास हो रहा है, लेकिन हम इस कंडीशन की, केवल इसी कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा हो सकता है इस तरह का वेक्टर फील्ड हो, कोई जरूरी थोड़ा ही ना है कि हमेशा सिमेट्रिक ही होगा। ये सिमेट्रिक वेक्टर फील्ड को दिखा रहा है, ये एसिमेट्रिक वेक्टर फील्ड को दिखा रहा है, जिसमें वेक्टर फील्ड की लाइंस जो हैं वो इस तरह से हैं। तब उस कंडीशन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालनी है, तब उसमें आप अगर एक छोटा सा वॉल्यूम ड्रॉ करते हैं उसके अराउंड, जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, केवल आप इस पॉइंट पे डाइवर्जेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ही इस वॉल्यूम को ड्रॉ कर रहे हैं, तब इन 6 की 6 सरफेस से कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स बाहर आ रहा है या अंदर आ रहा है, तब उसका मेजर होता है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी निकलती है, इसको लिखा जाता है डाइवर्जेंस ऑफ ए या फिर डेल ऑफ ए, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होती है। दो वेक्टर की अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, स्केलर। तो ये स्केलर क्वांटिटी अगर 0 आती है, दैट मीन्स कि इसमें जो नेट फ्लक्स है वो 0 है, ना तो इसके अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है। और अगर ये पॉजिटिव आती है तब इसका मतलब है कि इस पॉइंट से फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स कि एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। सोर्स का मतलब होता है जिसमें से कुछ निकल रहा है, ठीक है, और सिंक का मतलब जिसके अंदर जा रहा है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है डाइवर्जेंस ऑफ किसी वेक्टर, तो तब वो सोर्स की तरह बिहेव करता है, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये सिंक की तरह बिहेव कर रहा है। तब आप जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, आपने चार्ज को, तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे आपको डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालनी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ये है, तब उस कंडीशन में आप देख रहे हो कि बाहर की तरफ जा रहा है फ्लक्स। और अगर आपने निगेटिव चार्ज लिया है तब उस कंडीशन में सारी लाइंस अंदर की तरफ होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, ये डाइवर्ज, ये कन्वर्ज। तब उस कंडीशन में ये सिंक की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो अगर हम इसी एग्जाम्पल को, इस तरह डाइवर्जेंस को अगर डेली लाइफ से रिलेट करना चाहें, तो आप एक एग्जाम्पल ये ले सकते हैं। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया है, तो अगर आपने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के अंदर गैस फिल कर दी है, ठीक है। अच्छा, ये जो कंटेनर है आपने रिजिड लिया है। रिजिड का मतलब है कि इसकी जो वॉल्स हैं वो एक्सपेंड नहीं कर सकती हैं। एक जैसे आपने स्टील का ले लिया है तो वो एक्सपेंड नहीं होगा। तब आपने कहा कि इस गैस में एक्सपेंशन हो, अगर हो सकता है किसी भी वजह से एक्सपेंशन हो सकता है। अगर ये स्टील का है दैट मीन्स कंडक्टिंग है और बाहर से आपने हीट सप्लाई कर दी, तब उस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज होगी, वो एक दूसरे से दूर होंगे। तब क्या होगा, एक्सपेंशन हो रहा है गैस का। गैस का एक्सपेंशन होने से वो
बाहर की तरफ पुश होगा, ठीक है। अब आप इसमें वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। इसमें हम एक वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं कि गैस में वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, और वेलोसिटी आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेलोसिटी की वजह से वो बाहर की तरफ एक्सपेंड होगा तब क्या होगा, दो ही कंडीशन है, या तो ये लीक हो जाए या फिर फट जाए, ठीक है। अगर आप हीट देते रहेंगे तो क्या होगा, तो ये तो फट ही जाएगा, ये लीक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो गैस है ये सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू निकालते हैं, और हम ये पता लगाते हैं कि इस थ्योरम से कि इस कंडीशन में गर्म करने से क्या होने वाला है, ठीक है। अगर हम एक ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब में हम गैस फिल करना शुरू करते हैं। मान लिया आप साइकिल की ट्यूब है, टायर है, उसमें गैस भरवाना शुरू करते हैं, तो ऑलरेडी थोड़ी सी गैस हो भी सकती है उसके अंदर। तब ये क्या करेगी, बाहर से आपने गैस एंटर करानी शुरू कर दी। यहाँ पे तो आपने बाहर से कुछ एंटर नहीं कराया है, ये सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर एक्सपेंशन हो रहा है। तब यहाँ पे जो डाइवर्जेंस की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे गैस को आपने एंटर कराया तो तब ये इसके अंदर, और आपने ये कह दिया ये जो टायर है, टायर एक लिमिट से ज़्यादा नहीं फैल सकता है, अगर ये फैलेगा तो सीधे फटेगा ही, ठीक है। तो आपने जैसे ही इसमें गैस एंटर करानी शुरू की, दैट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, फ्लक्स को ले रहा है अंदर की तरफ। तब इस कंडीशन में सिंक की तरह बिहेव करते हैं, और डाइवर्जेंस की वैल्यू जो होती है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी के लिए, फ्लूइड की वेलोसिटी इसमें ले रहे हैं हम, कि वेलोसिटी के लिए जो डाइवर्जेंस की वैल्यू है ये निगेटिव होगी, ओके। तो यहाँ पे आप डाइवर्जेंस का निगेटिव और पॉजिटिव, सोर्स, सिंक और नेट अगर जीरो है तब उसके बारे में अच्छे से समझ गए हैं। अब हम इस स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ते हैं और उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि मैथमेटिकली ये कैसे रिप्रेजेंट होता है। देखिए, द फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए, कोई वेक्टर फील्ड ए है, उसका फ्लक्स कैसे निकालते हैं। उसका फ्लक्स निकालने के लिए आप वेक्टर को उसके एरिया के वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो। ये आपने वेक्टर फील्ड लिया, उसमें एक एरिया ड्रॉ किया, आपने इस एरिया के ऊपर एक छोटा सा स्मॉल एरिया ले लिया। ये टोटल एरिया आपका S था, एक छोटा सा एरिया DS ले लिया है, और आपने कहा कि ये वेक्टर A है जिसके अंदर इस एरिया को आपने ड्रॉ किया है, और इस पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स आ रहा है इसको हमें काउंट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो मैंने ये तो बता दिया कि कितने नंबर ऑफ लाइंस इस सरफेस से पास होती हैं, वो तो उसका फ्लक्स होता है। लेकिन मैथमेटिकली अगर इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो मैथमेटिकली इसको डिफाइन करने के लिए वही सरफेस एरिया जो है, उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, वो उसका यूनिट वेक्टर होगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर S को, ठीक है। तो वेक्टर DS अगर बनाना है अगर आपको किसी सरफेस का वेक्टर बनाना है तो इस सरफेस को उसके परपेंडिकुलर वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ds इंटू यूनिट वेक्टर n, दिस यूनिट वेक्टर n इज परपेंडिकुलर टू दिस आर्बिट्रेरी सरफेस, एंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर, सरफेस वेक्टर, ओके। तो अब आपने क्या किया कि सरफेस वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है। मान लिया ये वेक्टर A रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है मान लिया थीटा है, तब वेक्टर A डॉट वेक्टर DS ये रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स को, ओके। अगर हमें पूरे सरफेस का निकालना होता है फ्लक्स कितना है, तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे सरफेस पे, या तो आप डबल इंटीग्रेशन या फिर सिंगल इंटीग्रेशन और S लगा दें, तब भी आपका ये सरफेस इंटीग्रल को बता रहा है। और ये जो मैथमेटिकली चीज है ये बताती है कि कितना फ्लक्स इस पर्टिकुलर सरफेस से बाहर आया है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, कितने नंबर ऑफ जो वेक्टर फील्ड लाइंस हैं वो इस सरफेस से एमर्ज हो रखी हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गई है। अगर छोटा सा सरफेस है तब ये चीज बताएगी कि कितना इस छोटे से एरिया से कितनी आ रही हैं लाइंस, और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पूरे सरफेस से कितनी आ रही है। तो द फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए ओवर एनी क्लोज सरफेस। अब यहाँ पे जो आपने सरफेस बनाया है वो तो आपका एक प्लेन सरफेस है, क्लोज सरफेस नहीं है। क्लोज सरफेस के लिए आपने क्या किया, एक वेक्टर फील्ड है, उस वेक्टर फील्ड में
आपने कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लिया किसी भी शेप का, लेकिन ये कंडीशन है कि ये जो सरफेस है ये किसी वॉल्यूम को एनक्लोज करना चाहिए, कहीं से भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अभी मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया था कि क्लोज सरफेस किसे कहते हैं। तो ये इसके बाहर जो है कोई बाउंड्री नहीं है, केवल बाहर एक कर्व्ड सरफेस है किसी भी तरह का। तो इस सरफेस से आउट होने वाला ये वाली जो क्वांटिटी है वो इस सरफेस से निकलने वाली, इस टोटल सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को इंडिकेट करेगी। ठीक है, इतना समझ में आया। तो क्लोज सरफेस से जो ये निकल रहा है फ्लक्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर द वॉल्यूम एनक्लोज बाय द सरफेस एस। यानी कि ये इज इक्वल टू है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये इक्वल टू है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर द वॉल्यूम एनक्लोज बाय सरफेस एस। इस सरफेस एस के अंदर मान लिया V वॉल्यूम एनक्लोज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम तो कुछ एनक्लोज करेगा ना क्लोज सरफेस, तो V वॉल्यूम एनक्लोज हो रहा है। तो आपने वेक्टर ए का डाइवर्जेंस निकाला और उसको आपने इंटीग्रेट किया वॉल्यूम पे, तब उस कंडीशन में ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी इज इक्वल टू फ्लक्स के इक्वल होती है। तो हम मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे कि ये क्वांटिटी इसके इक्वल होती है। देखिए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का आपने ये तो क्वालिटेटिवली कैसे डिस्क्राइब किया जाता है ये समझ लिया, और क्वांटिटिवली यानी मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपने देख लिया। इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है सोर्स सिंक की हेल्प से कि इस थ्योरम की हेल्प से आप लोग डबल इंटीग्रेशन को ट्रिपल इंटीग्रेशन में या ट्रिपल इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, या फिर कहें तो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में या वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में भी चेंज कर सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? देखिए फ्रेंड्स, इस डाइवर्जेंस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज़ है फिजिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक, इन दोनों में अगर आपको फ्लक्स की वैल्यू निकालनी होती है तो तब उस कंडीशन में आप किसी भी, या फिर आपको फील्ड की वैल्यू निकालनी होती है तो आप इस थ्योरम का यूज करते हैं। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन इस थ्योरम की ये है कि जो सरफेस होता है वो क्लोज ही होना चाहिए। ओपन सरफेस के लिए ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है। अब हम बात करेंगे इसके मैथमेटिकल प्रूफ के बारे में कि ये थ्योरम कैसे मैथमेटिकली प्रूव की जा सकती है। तो अब हम मैथमेटिकली इसको थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। देखिए, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग डबल इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर ओवर अ क्लोज सरफेस यानी फ्लक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, हमने कोई भी वेक्टर फील्ड ले लिया है। इस वेक्टर फील्ड में एक क्लोज बॉडी बना दी है। इस क्लोज बॉडी का जो सरफेस एरिया है S है, और जो वॉल्यूम एनक्लोज कर रही है ये V के इक्वल एनक्लोज कर रही है। तो हमें अगर इस सरफेस से होने वाले फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अगर एक छोटे से सरफेस की बात करें तब उस कंडीशन में तो वेक्टर A डॉट ds होगा। अभी मैंने आपको समझाया ही है। अगर पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है उसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा इसके इक्वल। तो दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट फ्लक्स फ्रॉम S। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जितना फ्लक्स S से आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, अगर हमने इस क्लोज सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, देखिए अगर इस क्लोज सरफेस को ये ऐसे टाइप का बनाया है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसका नाम दिया S1, इसका नाम दिया S2, तब ये जो क्वांटिटी है ये इज इक्वल टू हो जाएगी S1 A डॉट ds1 प्लस S2 वेक्टर A डॉट ds2। जब हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो ये देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और जो बीच वाला पार्ट है वो बाउंड्री बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो जितना इधर वाला फ्लक्स होगा इस सरफेस का उतना ही एरिया, जैसे आपने दो पार्ट में कट कर दिया, इस चौक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले ये क्लोज सरफेस था तो ऐसे डिवाइड कर दिया, ये वाला और ये वाला एरिया सेम होगा, तब दोनों से जो फ्लक्स की वैल्यू निकलेगी वो इक्वल निकलेगी और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, अगर आपने ऐसे ही करके पूरी बॉडी को, पूरे सरफेस को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, तब उसको आप लिख सकते हैं, मान लिया आपने n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया है या i नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये जो क्वांटिटी है ये हो जाएगी वेक्टर a डॉट
ds1 प्लस s2 वेक्टर a डॉट ds2 प्लस जितना भी होगा वेक्टर ai dsI। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपने चाहे कितने भी पार्ट में डिवाइड किया है, जितनी भी बाउंड्रीज आएगी उसमें दोनों तरफ होंगी वो बाउंड्रीज, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। और किया तो उसकी भी उतनी होंगी जो कवर्ड हो रखी होंगी, उनके थ्रू जो फ्लक्स की वैल्यू होगी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तब वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आप टोटल फ्लक्स को इस फॉर्म में भी लिखा सकते हैं अगर आपने उनको छोटे छोटे एरियाज में या छोटे छोटे वॉल्यूम्स में आपने डिवाइड कर दिया है। मान लिया आपने छोटे छोटे ऐसे वॉल्यूम्स में डिवाइड कर दिया है और ये टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स जो हैं वो टोटल सरफेस तो S बना रहे हैं, टोटल वॉल्यूम V बना रहे हैं, तो इन सब का आपने ऐड करके ये फ्लक्स निकाल लिया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये सारे के सारे कितने हैं, I नंबर में हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं समेशन ऑफ I इंटीग्रेशन AI डॉट DSI। AI तो जरूरी नहीं है क्योंकि वेक्टर फील्ड तो आपका A ही है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये जो समेशन ऑफ I वेक्टर A डॉट DS है, ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है? इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर A डॉट DS के। इसको हमने ब्रेक कर दिया है, समेशन मतलब ऐड कर करके हमने ब्रेक कर दिया है इस फॉर्म में, दिस इज इंटीग्रेशन A डॉट SI। तो अगर हम VI पार्ट में डिवाइड करते हैं, उस पूरे सरफेस को आपने VI वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया है। छोटे छोटे वॉल्यूम हैं वो I नंबर में है और I बहुत लार्ज है, यानी आपने एक बहुत छोटे छोटे बनाए हैं वॉल्यूम, ठीक है, और वो बहुत लार्ज है, I की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है। तो आपने अगर VI से ऊपर मल्टीप्लाई किया है A डॉट DSI, VI से नीचे डिवाइड कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दोनों में ऊपर नीचे है। अब ये VI बहुत छोटा है क्योंकि आपने VI टेंस टू 0 लिया, तो आपने कहा कि VI जो वॉल्यूम है, हर एक जो आपने वॉल्यूम लिया है वो बहुत छोटा है, दिस टेंस टू 0। और दिस इज द, ये जो चीज आई है ये क्या बताती है? देखिए फ्रेंड्स, ये बताती है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड की अगर बात करते हैं तो आप मेरा लेक्चर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड को देखिएगा, तो या वहाँ पे मैंने ये प्रूव करके दिखा रखा है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड को आप ये भी दिखा सकते हैं पूरे वॉल्यूम के। आपने एक छोटा सा वॉल्यूम लिया था, उस वॉल्यूम के हर 6 फेस, आपने रेक्टेंगुलर टाइप लिया था, उसके 6 फेस हैं, हर फेस से बाहर आने वाले फ्लक्स की वैल्यू देख रहे हैं। ऐसे ही अगर आपके पास एक बॉडी है जो S सरफेस को एनक्लोज कर रही है और V वॉल्यूम, S सरफेस उसका है और V वॉल्यूम को एनक्लोज कर रही है, तब उस कंडीशन में आपने उसको आयत छोटे छोटे वॉल्यूम्स में डिवाइड कर दिया है और उन वॉल्यूम से जो फ्लक्स आएगा वो रिप्रेजेंट होगा डाइवर्जेंस ऑफ A से। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स रिप्रेजेंटेड बाय डाइवर्जेंस ऑफ A से। तो अब आपका इससे निकल के आ गया है दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू, यानी ये जो क्वांटिटी है इधर वाली, इसमें VI को तो आप एमिट कर सकते हो, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई हो रखी है, तो ये आपकी इक्वल टू हो जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और क्योंकि ओवर अ वॉल्यूम है, VI से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई, VI से यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है ओवर वॉल्यूम V, तो यानी कि हमारा ये निकल के आ गया है कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर A डॉट DS इज इक्वल टू होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस A dV। तो ये दोनों चीज इक्वल ही है, ये बाउंड्री से कितना फ्लक्स निकल रहा है उसके बारे में बताता है और ये वॉल्यूम में कितना फ्लक्स है उसके बारे में बताता है। देखिए, अगर आपकी जो क्लोज सरफेस है, क्लोज बॉडी है, उसके अंदर अगर आपने कोई सोर्स रखा हुआ है, अगर आपने मान लिया कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रखा है, तो उससे जो लाइंस हैं वो डाइवर्ज
होती होंगी, डाइवर्ज होंगी, तब उस कंडीशन में इस क्वांटिटी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दैट मीन्स कि ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव आएगी। और अगर मान लिया आपने कोई सिंक रखा हुआ है क्लोज बॉडी के अंदर, तब ये क्वांटिटी निगेटिव आएगी और इसकी वैल्यू भी निगेटिव ही आएगी। तो हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होती है तो इस थ्योरम को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया हो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी, और क्या हम इसके थ्रू जानना जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टोक्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे।